नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की मालदीव की यात्रा पर। राष्ट्रपति मोइजू के साथ मुलाकात के बाद कई समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। मालदीव के स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि होंगे पीएम। टैरिफ कम करने और रोजगार सृजन के इरादे से भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। पीएम मोदी ने बताया साझा समृद्धि का खाका, तो ब्रिटिश पीएम ने कहा समझते थे दोनों देशों को होगा फायदा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में 5000 स्कूलों के विलय पर रोक से इनकार किया, लेकिन सीतापुर में 21 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अयोध्या से मजबूत होते कोरिया के रिश्ते। अयोध्या में स्थित रानी होप पार्क अब पूरी तरह से हो चुका है तैयार। कोरियाई महारानी की स्मृति में बने इस भव्य पार्क का कोरिया से आए 7 सदस्यीय डेलीगेशन ने किया दौरा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के धमकी के बीच ईरान और यूरोपीय शक्तियों के बीच इस्तांबुल में परमाणु वार्ता आज। उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर होगी बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के राजकीय दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ वार्ता करेंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीएम मोदी इस मौके पर शनिवार को आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। यह मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। राष्ट्रपति मुइज का एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पहली बार स्टेट विजिट बन रहा है, हमारा ही प्रधानमंत्री का बन रहा है। एंड इनका 60वां जो एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्र दिवस का, उसमें भी ये विशेष अतिथि बन के आ रहे हैं। ये भी बहुत सालों के बाद पहले बार किसी को निमंत्रण किया गया है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत और करार करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, वो बायलैटरल बातचीत करेंगे, इनका राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत भी करेंगे, डेलीगेशन लेवल बातचीत भी करेंगे। और बहुत सारा जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट के दौरान, इंडिया का ग्रांट असिस्टेंस के दौरान, इंडिया का बायर्स क्रेडिट के दौरान, जो भी हमने मदद करके इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का किए हैं, उसमें से कई सारे चीजों को हैंड ओवर भी करेंगे, इनॉग्रेट भी करेंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोइजू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी मालदीव को एक विशेष उपहार देंगे, जिसका नाम है भीष्म क्यूब्स। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है, तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्ट्रेच का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल। और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है, ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी फिल्म दे देता है, जिससे आप क्या तकलीफ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जिसमें दो प्रोब लगे हैं, जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए जरूरी है। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं, जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 kg 200 किलो तक के
खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फर्ज कीजिए, और 10 किलोमीटर तक इसकी एक 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। मालदीव में आधारभूत विकास के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजधानी माले तो थिलाफूशी द्वीप से जुड़ेगा। 6.7 किलोमीटर लंबा ये पुल मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा, और ये मिसाल है भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे इस यात्रा के बाद नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष कीर स्टारमर की मुलाकात में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा हुई। दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों की प्रतिबद्धता दोहराई। रणनीतिज्ञ साझेदारी को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 पर भी सहमति बनी। देखिए क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष कीर स्टारमर की मुलाकात में दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, रक्षा एवं सुरक्षा, ऊर्जा एवं जलवायु, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध जैसे विषयों पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देश डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमत हुए। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यर्पण पर दोनों देशों की एजेंसियां सहयोग और समन्वय से काम करती रहेंगी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट को लेकर दोनों देशों ने जल्द शांति और स्थिरता की बहाली पर जोर दिया। पहलगाम आतंकी हमले की कठोर निंदा के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्टारमर का आभार जताया। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों की प्रतिबद्धता दोहराई। रणनीतिक साझेदारी को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 पर भी सहमति बनी। I am delighted that we're building on our partnership by launching our India-UK Vision 2035 strategy, pledging to work more closely on areas such as defence, migration, climate, education and health. ब्रिटेन यात्रा के दौरान पीएम ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें ब्रिटेन स्थित भारतीय व्यवसाय और ब्रिटेन में भारतीय समुदाय द्वारा संचालित व्यवसायों ने हिस्सा लिया। पीएम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का भी अवलोकन किया। पीएम के साथ उनके ब्रिटेन के समकक्ष कीर स्टारमर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट हब्स के सदस्यों से भी मुलाकात की। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिलहाल क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
समाचारों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 तक यानी अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ साथ जमीन स्तर पर एक रोड मैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। नई नीति वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में सहकारी समितियों को जीवंत बनाएगी और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देगी। मोदी सरकार में नया सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद अब नई सहकारिता नीति 2025 का अनावरण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। नई सहकारिता नीति 2025-45 तक आगामी 2 दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर एक रोड मैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। नई नीति वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में सहकारी समितियों को जीवंत बनाएगी और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 से बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार ने देश की जरूरत के अनुसार सहकारिता नीति का निर्माण किया है। 4 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र समानता के आधार पर कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट की समानता के आधार पर हर पैमाने पर खड़ा है। और जब मैं कहता हूं कि समानता के आधार पर खड़ा है, तब प्रायोरिटी की दृष्टि से, टैक्सेशन की दृष्टि से और विकास के लिए उपलब्ध फंड की दृष्टि से, सभी दृष्टि से कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट के साथ समानता के आधार पर। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। पिछले 20 वर्षों में वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण समाज, देश और विश्व में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नई नीति बनाना आवश्यक हो गया था, ताकि सहकारी संस्थाओं को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और उपयोगी बनाया जा सके और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका मजबूत हो सके। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि गांव, गरीब, कृषि, महिलाएं, दलित, आदिवासी को ध्यान में रखते हुए नई सहकारिता नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति का विजन 2047 में विकसित भारत बनाना है। कोऑपरेटिव नीति बनाते वक्त बहुत ध्यान रखा गया है कि नीति का केंद्र बिंदु वो व्यक्ति होगा। 130 करोड़ लोग होंगे, वो गांव होगा, हमारा एग्रीकल्चर होगा, गांव की महिला होगी, दलित होगा, आदिवासी होगा। और इसी को दृष्टिगत रखकर इन नीति का निर्माण किया गया है। इसका विजन सहकार के समृद्धि के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनाना। राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाने, उनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करने में सक्षम बनाना है और आजीविका के अवसर सृजित करने में सक्षम बनना है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में बने 11 मंजिला बैरकटार का लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम ने देश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल पुलिस की भूमिकाओं का जिक्र किया। देखिए इस रिपोर्ट से। उत्तर प्रदेश पुलिस
को आज की इस नई सौगात के लिए, जिसमें पीएसी 26वीं वाहिनी पीएसी को G+11 का ये नया बैरक यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसकी मैं हृदय से बधाई देता हूं। गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में बने 11 मंजिला बैरक टावर का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने देश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल पुलिस की भूमिकाओं का जिक्र किया और पुलिस भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया को लेकर पुरानी सरकार पर जमकर प्रहार किया। देश के अंदर सेना बाह्य सुरक्षा का दायित्व निभाती है, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल पुलिस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जब भी वे पुलिस की भर्ती निकालते थे, कुछ न कुछ ऐसी खामी छोड़ते थे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। इसके अलावा सीएम योगी ने गोरखपुर के असुरन चौक पर भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीतापुर के हजारों बच्चों और शिक्षकों को कल मिली बड़ी सौगात की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर के प्राथमिक स्कूलों के मर्जर यानी विलय पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीतापुर के हजारों स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर के प्राथमिक स्कूलों के मर्जर यानी विलय पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिले में स्कूलों की मौजूदा स्थिति को बदला न जाए। ये फैसला गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद आया है। आखिर क्या है पूरा मामला और हाईकोर्ट ने क्या तर्क दिए हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। सीतापुर जिले के प्राथमिक स्कूलों के 51 बच्चों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बच्चों द्वारा दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीतापुर के प्राथमिक स्कूलों के मर्जर पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में अनियमितताओं के मद्देनजर स्कूलों के मर्जर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट का ये आदेश केवल सीतापुर जिले के लिए है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। दिनांक 24 तारीख को इलाहाबाद खंडपीठ की लखनऊ बेंच में, आज डिविजनल बेंच में, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली और जसप्रीत कौर साहब ने एक फैसला दिया जिसमें कि 5000 स्कूलों के मर्जर का जो आदेश था 7 जुलाई का, जिसको वैध ठहराया था हाईकोर्ट ने। उसके बाद सीतापुर की कृष्ण कुमारी नाम की छात्रा और 51 और बच्चों के माता पिता ने एक PIL दाखिल की थी, जिसमें कि आज डिविजनल बेंच ने ये फैसला सुनाया कि जो 7 जुलाई का आदेश था, उस आदेश से इतर, चूंकि उसमें जो बच्चों ने निवेदन किया था, बच्चे के माता पिता ने, कि भाई बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो रहा है और मर्जर के बाद ऐसा ना हो कि कहीं बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो, पढ़ाई में दिक्कत हो। इसको देखते हुए आज जो डिविजनल बेंच है उसने फैसला सुनाया कि भाई वहाँ की स्थिति, सीतापुर जिले की स्थिति अभी यथावत रखी जाएगी। जो बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, उनको किसी प्रकार की असुविधा या इस सरकार का जो आदेश जो था 16 जून 2025 का मर्जर का, अभी उस पर प्रभाव नहीं होगा। और अगली जो डेट है सुनवाई की वो 21 अगस्त तक, ठीक है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है, अब से अग्रिम आदेश तक सीतापुर का कोई भी विद्यालय मर्ज नहीं किया जाएगा। जिन विद्यालय के मर्जर के आदेश हो चुके हैं, लेकिन जो विद्यालय अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं, वो अपने पुराने स्थान पर ही चलते रहेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या रुख सामने आता है। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं फिर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। समाचारों का रुख करते हैं। मऊ के इंदारा जंक्शन रेलवे यार्ड स्थित संपार्क संख्या 4 पर 65 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि इस पुल से मऊ और मधुबन के विकास को गति मिलेगी, साथ ही बलिया, देवरिया और बिहार का सफर भी सुगम होगा। ए.के. शर्मा ने पूर्व की सरकारों पर पूर्वांचल की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पूर्वांचल के विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। इस अवसर पर उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की और कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। मऊ में 2 ठो ओवरब्रिज है जो अन्य किसी शहर में 2 ठे है कि 3 ठे? 3 ठो ये ओवरब्रिज बना है और हम अपने शहर को बड़ा, मुझे आज भी गर्व है इस बात का, मऊ पे हमें गर्व है। लेकिन जो काम 65 साल में हुआ 3 ठो ओवरब्रिज बनाने का, वो काम पिछले 3 साल में 4 साल में एक सर्किट हाउस के सामने सिंधी कॉलोनी वाला ओवरब्रिज बन रहा है, दूसरे का ये आज भूमि पूजन हो रहा है। जैसा कि मैंने हाईवे की दृष्टि से बताया, रतनपुरा, रसड़ा, बलिया की रोड का चौड़ीकरण, उस पर 5 जो रेलवे क्रॉसिंग थी उसको भी इसी तरह से रेलवे ओवरब्रिज बना करके रुकावट मुक्त करने का काम भी मंजूर हो गया है, आने वाले दिनों में हो जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख सज्जन निषाद ने फूलन देवी की पुण्यतिथि पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी और सामाजिक न्याय में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करेगी। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर फूलन देवी की संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया और मांग की कि वह उनकी मां को सौंपी जाए। कि हमारे वंश में जन्मी वीरांगना बहन फूलन, जो माननीय स्वर्गीय फूलन देवी सांसद थी, उनका कल एक तरीके से शहादत दिवस है और कल के दिन संसद भवन के सामने उनके घर पर मारा गया था। और एक फूलन देवी एक आवाज़ है, हर सर्व समाज को, अपनी बहन बेटियों को एक फूलन देवी के उस आदर्श पर चलने की बात करनी चाहिए कि जो अत्याचार न सहन करे। ठीक है, उस समय बंदूक में ताकत थी, अब बटन में ताकत है। उस समय जो थी क्या था न्याय, क्या अन्याय था। आज वह फूलन देवी की आवाज़, उसकी सीबीआई जांच, फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी पर एक समाजवादी पार्टी के नेता का कब्जा, ये सब मुक्त होकर उनकी मां को मिलना चाहिए। और हर एक परिवार में सांसद के माँ बाप जो होते हैं वो एक माननीय, एक भारत सरकार के नियमानुसार उन्हें सुविधाएं मिलती। मैं भी एक सांसद का बाप रहा हूँ। आज के दिन में फूलन देवी की कल शहादत दिवस पूरे प्रदेश में हर जिले में निषाद पार्टी मना रही है। हर जगहों पर और प्रदेशों में हमारे जो यूनिट है वहाँ मना रहे। प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी संभल जिले के चंदौसी में व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और कहा कि उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो चुकी है, अब वे बयानबाजी कर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो जिनकी पूरी राजनीतिक
हैसियत मिट्टी में मिल चुकी है। अब इसी तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करके वो चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं। जनमानस अच्छी तरह से जानता है, लोग लालच में वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए। अब उनको बहुत पछतावा है। उस पछतावे की खीज में ही वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, विकास के साथ साथ हमने विरासत को भी सजाने और संवारने का काम किया है। आज सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग गदगद हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए बिहार की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटिंग में पारदर्शिता लाने के लिए फर्जी मतदाताओं की पहचान कर रहा है, जिसे सभी दलों को समर्थन देना चाहिए। चुनाव आयोग हमारे देश की स्वायत्त संस्था है, जिसने भारत के लोकतंत्र में अनेकों चुनाव करा के वैश्विक स्तर पर अपनी अहमियत को दर्शाया है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों को जब भी अपनी हार का अंदाजा होता है, इनकी नियति बन गई है चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने का, चुनाव की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करने का, पुलिस को सरकार का बताने का। तो ये विपक्षी गठबंधनों के लोगों में जो आजकल हलचल देखी जा रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि बिहार में भी एनडीए की फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, जो भी उनके घटक दल हैं, उनको आभास हो गया है कि जिस प्रकार से देश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में और तमाम देश के प्रदेशों में जनता ने पहली पसंद के रूप में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को चुना है, वैसे बिहार में भी भाजपा और एनडीए गठबंधन पहली पसंद है। इसलिए विपक्षियों की हताशा है, निराशा है। भारत और कोरिया के रिश्तों के मजबूत स्तंभ के रूप में अयोध्या में स्थित रानी हो पार्क अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये पार्क कोरियाई महारानी की याद में बनाया गया है और अयोध्या से कोरिया के प्रमुख रिश्तों को दर्शाता है। कोरियाई महारानी की स्मृति में बने इस भव्य पार्क का कोरिया से आए 7 सदस्यीय डेलीगेशन ने दौरा किया। कोरियाई दूतावास के डिप्टी एम्बेसडर वनहो शिन ने मीडिया से कहा, ये मेरा अयोध्या का पहला दौरा है। उन्होंने बताया कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना ने कोरियाई के राजा किंग सुरो से विवाह किया था, जिससे दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की शुरुआत हुई। आज अयोध्या पहुंच गया टुडे दिस आफ्टरनून। ये मेरे पहली बार अयोध्या का विजिट है। इस पार्क कोरिया और भारत संबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है, क्योंकि long time ago Queen Ho came to Korea and married a Korean prince, and that is how Korea और भारत से संबंध शुरू करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की धमकी के बीच ईरान आज ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में परमाणु वार्ता करेगी।
ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच ये बैठक उप विदेश मंत्री स्तर पर होगी। दरअसल तीनों यूरोपीय देशों ने ये चेतावनी दी है कि बातचीत शुरू न होने पर ईरान पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ईरान ने इजरायल और अमेरिका के परमाणु स्थलों पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया है कि बैठक ईरान इजरायल संघर्ष के बाद पहली बार होगी, जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौतों को लेकर तनाव 2018 में और बढ़ गया था। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।